हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, संडे है, संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें मैं आपको दूंगा कुछ चुनिंदा कमेंट्स के आंसर। जहां पे मैंने लिए कुछ चुनिंदा 20 कमेंट्स। बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे और कुछ कमेंट्स मिस भी हो गए हैं, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैंने पूरे कमेंट्स को लिया है। तो प्लीज़ से इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, उनमें बहुत सारी जानकारी है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहले नंबर पे कमेंट आता है दोस्तों जैद शेख जी का। जैद शेख जी पूछते हैं भाई कि एंटी डी इंजेक्शन क्यों देते हैं, ठीक है ना, डिटेल में बताओ। देखो, डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, इतना समझ लो कि एंटी डी इंजेक्शन होता है एक प्रकार से अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज से बचाने के लिए दिया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जब भी किसी व्यक्ति को गलत ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, ओ पॉजिटिव वाले को ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ना है, लेकिन अगर उसको गलती से कोई दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव RH का मिसमैच हो जाता है, तब इसको दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं उसको फॉरेन पार्टिकल समझ लेंगे और आपकी स्थिति खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसको लगाया जाता है। दूसरा है कि भाई जब प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, अगर RH फैक्टर नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है, तब भी इसको दिया जाता है। अदरवाइज मिसकैरेजेस होने के खतरे होते हैं, बर्थ डिफेक्ट होने के खतरे होते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पे कमेंट है दोस्तों फरहाद सैमी जी का। इन्होंने पूछा है कि भाई सर, प्रेगनेंसी में एंट्रोकोनॉल दे सकते हैं या नहीं। देखो, एंट्रोकोनॉल कोनाडिक्लोर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, नहीं देना है, बच्चे को दिक्कत आएगी, बर्थ डिफेक्ट आएंगे, तो ये सेफ नहीं है, कोई भी ना दे। और ऊपर से एक चीज़ बताना चाहूँगा, एंट्रोकोनॉल तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। 8 नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों अमित कुमार राठौर जी का। इन्होंने पूछा है भाई क्लेवम 1.2 ग्राम को 100 ml की ड्रिप में डाल के दिया जा सकता है, नहीं दिया सकता। देखो, क्लेवम के अंदर होता क्या है, एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवुलिनेट होता है दोस्तों, क्लेवुलानेट। ये जो कंपोजिशन एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, इंट्रावीनियस ही लगता है ये इंजेक्शन, ये IV लगता है। लेकिन कोई भी इंजेक्शन हो उसकी एक टाइमिंग होती है कि भाई कितनी देर में लगना है, स्लो लगना है, फास्ट लगना है, वो डिपेंड करता है। तो ये जो क्लेवम इंजेक्शन है, इसको आपको 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट के अंदर लगाना ही रहता है, ना ज़्यादा जल्दी ना ही ज़्यादा देर से। तो इसको IV लगाते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से मिक्स करके। इसको आप अगर ड्रिप में डाल भी दोगे तो वो कोई दिक्कत तो उसमें भी नहीं है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्लो जाएगा फिर बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो IV लगाया जा सकता है, लेकिन ड्रिप में ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों वसीम आलम जी का कमेंट, जो पूछते हैं भाई ट्राइरेडिसोल HP का यूज़ बताओ। ट्राइरेडिसोल जो होता है एक प्रकार से जो इंजेक्शन है, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं। वो मल्टीविटामिन है, उसका कोई ख़ास यूज़ है नहीं, मल्टीविटामिन की तरह यूज़ किया जाता है। उसके अंदर विटामिन B1 है, B6 मिथाइल कोबालामिन है, ये सब हैं। तो नर्व की वीकनेस हो, लकवा हो, किसी को पैरालिसिस हो या कोई शारीरिक मसल वीकनेस हो, तब इसको दिया जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। निहाल कुमार जी गुप्ता जी पूछते हैं कि क्या नींद की दवा लेने से, नींद की टैबलेट लेने से आदत लग जाती है? ज़रूर लग जाती है, बहुत से लोग इससे परेशान हैं। नींद की गोली आप ज़्यादा लोगे तो उसका जो डोज आप ले रहे हो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, वो काम नहीं करेगा और उसके बिना नींद नहीं आती है, तो आदत लगना ज़रूरी बात है। यहाँ पे हमेशा याद रखो कि नींद की गोली को आपको उस पर डिपेंड नहीं रहना है। जो भी आपका लाइफ साइकिल बिगड़ा है, लाइफ स्टाइल बिगड़ा है, जिस वजह से आपको नींद नहीं आती थी, उस पर काम करो। नींद की गोलियां जो भी होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए होती हैं, ना कि वो आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन होती हैं। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही बंद करना चाहिए, और कोशिश की जाए कि भाई आप जितना डोज आज ले रहे हो कल कम लो। डोज कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए, एडिक्टेड होती हैं। उसके बाद पूछा दोस्तों नोमान मेडिसिन, इनका एक यूट्यूब चैनल है और हमारे पहचानने वाले हैं और अच्छे खासे मित्र भी हमारे। इन्होंने ही पूछा है SBT टेस्ट कैसे करते हैं, कौन से इंजेक्शन के लिए, कौन से इंजेक्शनों के लिए किया जाता है। इनका एक्चुअल में क्या, इनसे बात हुई थी, बोले थे कि भाई जो स्किन एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट होता है वो बताना है। तो हालांकि SBT को भी मैं समझा देता हूँ। SBT मतलब सीरम बैक्टीरियोसाइडल टाइटर, ये टेस्ट होता है जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है और नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी ब्लड के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनकी रिएक्शंस को देखा जाता है, एक प्रकार का ब्लड कल्चर होता है। तो इस पर अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप पूरा समझ जाएंगे। लेकिन बात की जाए कि भाई स्किन एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट में कैसे करते हैं,
तो जब भी किसी व्यक्ति को कोई इंजेक्शन लगाना रहता है, पहली बार डॉक्टर को पता नहीं कि उसको सूट होगा या नहीं, ज़्यादा मात्रा में 3-4 दिन तक यूज़ करना है, तो उसकी हल्की सी मात्रा उस व्यक्ति, उस मरीज के ऊपर शरीर में कहीं पे भी स्किन के ऊपर पंचर करके इंजेक्ट की जाती है इंट्राडर्मल। ज़्यादा अंदर नहीं डालते, इंट्रामस्कुलर नहीं लगाते, इंट्राडर्मल लगाते हैं और वहाँ पे कोई मार्क लगा देते हैं गोल पेन से और 20 मिनट तक वेट करते हैं कि भाई कोई रिएक्शंस वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर वो सूटेबल होगा तो रिएक्शन नहीं आएंगे और फिर उसके बाद उसको इलाज के लिए कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो ये होता है क्या, एक स्किन एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट। बात पूछा दोस्तों वायरल क्लब, इनका यूट्यूब चैनल है, इन्होंने बोला कि भाई सीने में राइट साइड में हर्पीज जोस्टर हुआ था, ठीक हो गया है। मतलब कि यहाँ पे उनको कहीं पर हर्पीज जोस्टर हुआ था, ठीक हो गया, लेकिन कभी कभी उसके फफेले फिर से बन जाते हैं। देखो जो जोस्टर का वायरस होता है वो कई बार हमारी बॉडी में छुप कर रह जाता है, ठीक है, और वो तब आता है जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या आप किसी कोई बीमारी हो जाती है, ब्लड बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो एक्टिव फिर से हो जाता है। तो अगर फफोले बार बार बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका ये कारण है कि वो आपकी बॉडी में छुप जाता है वायरस, जब आप इलाज कराएंगे वो गायब हो जाता है। तो अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाएं, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कराएं, आपकी समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। उसके बाद पूछा दोस्तों साइंस नॉलेज, इनका भी यूट्यूब चैनल के नाम से है ये, कि भाई माल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वीडियो बनाए। देखो वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ, बता देता हूँ कि देखो जो अपन खाना खाते हैं, बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, खाना खाते हैं तो खाना जो है स्टमक में जाता है, वहाँ पे उसको कुछ जूसेस मिलते हैं, डाइगेस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, खाना टूटता है, पचने लायक बनता है, एब्जॉर्ब होने लायक बनता है, फिर ये खाना आगे चल के छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत का काम है भाई कि फूड को एब्जॉर्ब करना, उसके जो भी पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देना। तो इससे हमको एनर्जी मिलती है, शरीर की ग्रोथ होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से छोटी आंत काम करना बंद कर देती है, सही से एब्जॉर्ब नहीं करती है, जो खाया आपने वही निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन। और माल एब्जॉर्प्शन की वजह से कुपोषण में चले जाते हैं कई सारे बच्चे, ठीक है। तो कॉलिक डिजीज हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इससे क्या होगा, वजन कम होने लगता है, डायरिया होने लगता है, पेट खराब होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब होता है। तो इसे बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन, कि भाई जो आपने खाना खाया वो आपके शरीर को लग नहीं रहा। उसके बाद है दोस्तों विपिन कुमार जी हैं, विपिन कुमार जी का कमेंट है कि भाई डेलोना इंजेक्शन को आईवी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो डेलोना है इसके अंदर होता है डाइक्लोफेनिक एक्वा, डेलोना एक्वा के नाम से आता है। तो डाइक्लोफेनिक को आप इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से लगा सकते हो। उसके बाद कमेंट है दोस्तों खुशवंत कुमार, इन्होंने पूछा कि भाई लेफ्ट घुटना है उनका, उसमें पेन होता है, 5 मिनट तक बैठे रहते हैं, तो फिर उसके बाद बैठने के बाद उठते हैं जब पेन होता है, तो इसका ट्रीटमेंट बताओ। देखो ये जो समस्या है कि आप बैठ जाते हैं 5 मिनट तक और उसके बाद उठते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है पैर में, घुटने में, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। या तो जॉइंट्स में कमजोरी हो गई है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर हैं, उस वजह से होता है। बढ़ती हुई उम्र और लैक ऑफ डाइट की वजह से ये सब होता है, लैक ऑफ कैल्शियम। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसका इलाज में बस यही है कि कुछ एनाल्जेसिक्स दवाइयाँ चलती हैं, कुछ पेन किलर्स चलते हैं, कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स चलते हैं, विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स चलते हैं लंबे समय तक, ठीक है, और कुछ नार्कोटिक ड्रग भी दिए जा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ट्रामाडोल वगैरह, और एनसेड ड्रग सूजन वगैरह को कम करने के लिए। इसी का ट्रीटमेंट 10 से 12 दिन दिया जाएगा, उसके बाद आराम मिल जाता है। लेकिन उसके बाद आपको लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करें जिस जगह पे आपको पेन हो रहा है। डॉक्टर को दिखा लो तो ज़्यादा बेहतर है, ऑर्थोपेडिशियन को। उसके बाद दोस्तों कमेंट टर्मिनेटर जिम। एक तो ये कमेंट्स जितने भी आते हैं सारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही आते हैं मेरे पास ज़्यादातर, ठीक है। टर्मिनेटर जिम इनका ये यूट्यूब चैनल का नाम है शायद। इन्होंने बोला है भाई पेट साफ नहीं होता, डल्कोफ्लेक्स भी ले रहे हैं, टैबलेट सिरप दोनों ले रहे हैं, उसके बाद भी पेट साफ नहीं हो रहा है, टॉयलेट जाते हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता है, क्या करें? देखो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आप कुछ ऐसी डाइट में चीज़ें ले रहे हैं जिनके अंदर फाइबर की कमी है। आप ये नहीं सोच सकते कि देखो नेचुरली आदमी जो रह रहा है, जी रहा है, वो बिना डेल्कोफ्लेक्स के भी खाना को पचा रहा है।
लेकिन उसकी बॉडी के अंदर फाइबर्स हैं, सब चीज़ है, तो उसका खाना पच जाता है। लेकिन आपकी जो डाइट है उसमें हो सकता है कि फाइबर की कमी हो, इसलिए खाना पच नहीं पाता है। डाइक्लोरफ्लेक्स एक हद तक काम करता है, फिर उसके बाद काम नहीं करता है। तो आप चाहे तो लैक्टोलोज को ट्राई कर सकते हैं, लैक्टोलोज को ट्राई कर सकते हैं, या कुछ एंजाइम टैबलेट्स होती हैं, यूनि एंजाइम वगैरह। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा, जो दूसरा आप ले सकते हैं। फंगल पेप्सिन वगैरह हो जिसके अंदर, हो सकता है कि आपका नाम जो है टर्मिनेटर जिम के नाम से, तो हो सकता है आप प्रोटीन पाउडर ज़्यादा लेते हैं, तो प्रोटीन सप्लीमेंट भी कई बार आदमी पचा नहीं पाता है। तो एक काम करें, कुछ दिनों के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट को स्टॉप करें और अपनी डाइट में हेल्दी फूड को शामिल करें, फाइबर रिच डाइट लें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपका ये रोटेशन ठीक हो जाएगा। उसके बाद कमेंट है दोस्तों दिनेश कुमार महातो जी, इन्होंने पूछा है भाई बिना MBBS के क्लिनिक कैसे खोलें, फुल वीडियो बनाओ। देखो फुल वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस हैं। यहाँ पे कई लोगों की इच्छा होती है भाई वो समाज की सेवा करें, प्रैक्टिस करें, इलाज करें, और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है 20-20 साल का, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं होती है। तो उस कंडीशन में चाहे तो आप BEMS कर लो, CMS ED कर लो, CCH कर लो। CCH इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बाकी B फार्मा कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, फार्मा क्लिनिक डाल सकते हो, आप छोटा मोटा क्लिनिक डाल सकते हो, कुछ सिलेक्टेड एलोपैथिक ड्रग्स का यूज़ कर सकते हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हो किसी भी गांव में जहां पर मेडिकल सुविधा नहीं है, लोगों की सेवा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद दोस्तों भूपेंद्र सिंह जी का कमेंट है, राम राम जी, ठीक है भैया, राम राम। वीडियो देखता हूँ, एक सवाल है, छोटे बच्चे रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, इसका क्या कारण है, इलाज बताओ। देखो छोटे छोटे बच्चे कई बार क्या होता है, रोते हैं तो रोते रोते समय वो अपनी सांस रोक लेते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों ब्रीथ होल्डिंग स्पेल। इस मेडिकल टर्म है, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल बोलते हैं। तो भाई छोटा बच्चा रो रहा है, बहुत तेज रो रहा है, उसकी सांस रुक जाती है, उस टाइम में क्या होता है कि उसका बॉडी नीला पड़ जाता है और वो बच्चा बेहोश हो जाता है। लेकिन घबराना नहीं, थोड़ी देर बाद बच्चा स्वयं उठ भी जाता है। लेकिन ये चीज़ रिस्की भी है क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती है, 5 से 6% बच्चों में ही देखा जाता है ये चीज़। अगर बच्चा रो रहा है तो उसकी सांस रुकना एक कॉमन सी बात है, क्योंकि वो बच्चा ध्यान नहीं दे पाता, उसका पूरा फोकस रोने पर होता है। क्या करें, बच्चे को आप रुलाए ना, जाहिर सी बात है कब तक नहीं रुलाएंगे। बच्चा जब भी रो उसको जल्द से जल्द चुप कराने की कोशिश करें, उसको काम डाउन कराएं, उससे बात करो और कोशिश करें कि धीरे धीरे बात करें और सांस लेता रहे। इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं होता, ये जस्ट आदत है बच्चों की, अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। और अगर नहीं भी कराएंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी, तो इसमें घबराना नहीं है, तो ये नॉर्मल है। उसके बाद कमेंट है दोस्तों मोहम्मद डी सादाब का कि भाई एंट्रोकोनाल और मेट्रोजेल को साथ में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। देखो एंट्रोकोनाल के अंदर होता है क्वानिडिक्लोर, जो कि एक प्रकार से एमिविसाइडल एक्टिविटी रखता है, जो कि अपने शरीर में आंतों के अंदर अमीबिया का इन्फेक्शन होगा तो उसको ये ख़त्म करेगा, ठीक है। इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन में इसको चलाते हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों मेट्रोजेल है, इसके अंदर होता है मेट्रोऑर्निडाजोल, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। ये बहुत सारे इन्फेक्शंस में चलता है, स्किन इन्फेक्शन, लंग्स, हार्ट, बहुत सी चीज़ों में चलता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन में, स्टमक इन्फेक्शन, तो ये भी इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है। बट बात किया साथ की, तो देखो इनका साथ में अगर बात किया कि रिएक्शन होगा कुछ, ऐसा कोई स्टडी अभी तक नहीं है। लेकिन अगर आपको यूज़ करना ही है, ज़रूरत पड़ रही है, मजबूरी है, तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखें दोनों के बीच में। बाकी दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें, दोनों के दोनों इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन में दिए जाते हैं, तो कोशिश करें एक कोई दे दो, एक किसी से काम चल ही जाएगा। उसके बाद पूछे दोस्तों अमन खान जी ने, इन्होंने पूछा है कि हे भाईजान क्या हालचाल भैया, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई मोनोसेफ 1 ग्राम को 1 ml डेक्सोना के साथ लगा सकते नहीं लगा सकते, मिक्स करके आंख बंद करके डाइल्यूट कर सकते हैं नहीं कर सकते, डायरेक्ट वेन में लगा सकते हैं नहीं कर सकते, कोई रिएक्शन तो संभावना नहीं है। देखो 1 ग्राम मोनोसेफ के अंदर होता है सेप्टेक्सोन, जो कि सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, और डेक्सोना होता है डेक्सामेथासोन, जो कि एक स्टेरॉयडल ड्रग है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस, जहाँ पे डॉक्टर को यूज़ करना ही पड़ता है इनका कॉम्बिनेशन, स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक ड्रग्स दोनों को साथ में देना ही पड़ता है डॉक्टर को, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। तो मेनिंजाइटिस में तो यूज़ करते ही हैं और इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें बहुत सावधानी पूर्वक यूज़ करें, ठीक है।
उनको साथ में ना मिक्स करें, अलग अलग लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद दोस्तों कमेंट है सत्यम स्माइली जी का। इन्होंने पूछा है भाई नाक का मांस बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आती है, क्या इलाज करें। देखो इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। नाक के अंदर मांस नहीं बढ़ता, वो हड्डी, ऐसा कई लोग हड्डी बोलते हैं, वो एक प्रकार से ग्रोथ होती है एबनॉर्मल टिश्यू की, जो कि कैंसर नहीं होता है। इसे बोलते हैं नेज़ल पॉलिप्स। और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है कि भाई आप सर्जरी करा सकते हैं, सर्जरी ही इसका एक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। मन बहलाने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये नेज़ल पॉलिप है, सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा हो रही तो आप डॉक्टर को दिखाएं, सर्जन को दिखाएं, वो फटाफट इसकी सर्जरी कर देंगे। और बहुत मामूली सर्जरी होती है, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों मनोज कुमार जी, इन्होंने पूछा है भाई प्रेगनेंसी में लेडीज़ को फीवर है और ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, बुखार, उसमें क्या दवाई चलेगी। फीवर है तो आइबुप्रोफेन दे सकते हो आप, और पैरासीटामोल दे सकते हो, ठीक है। आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल सेफ है प्रेगनेंसी में बुखार दर्द को कम करने के लिए। अब बात की भाई ड्राई कफ हो रहा है, मतलब सूखी खांसी भी हो रही है महिला को, प्रेगनेंसी है, तो देखो टर्बोटलिन चला सकते हैं। हालांकि टर्बोटलिन वेट कफ के लिए होता है, कफ ज़्यादा बन रहा है, बलगम निकल रहा है, उसके लिए होता है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्ट्रोमेथार्फेन भी चलाया जा सकता है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और एमडी जकारिया का इन्होंने पूछा है भाई प्रेगनेंसी में कौन सा इंजेक्शन सेफ है और नहीं है, एंटीबायोटिक बेसिकली। तो इस पर मेरा वीडियो है, आप वो देखो, बहुत सारी वीडियोस हैं और मैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे बताऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद दोस्तों ज्ञानियर फार्मा, इन्होंने मेरे नाम से चैनल का नाम रखा है, ठीक। तो किसी व्यक्ति को ज़्यादा हिचकी आती है तो क्या किया जाए। देखो हिचकी आने का ऐसा कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट तो नहीं है। और हिचकी क्यों आती है, यहाँ पे अपना जो डायफ्राम होता है उसकी इनवॉलेंटरी मसल एक्टिविटी की वजह से होता है, हिचकियाँ आती हैं। और पानी पीने का बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं याद कर रहा है, वो फालतू बातें हैं, कुछ बातों पर ध्यान ना दें। नींबू चटा सकते हैं व्यक्ति को, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, ठीक हो जाएगा। उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट को दिया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो मसल्स को रिलैक्स कर सके, क्लोरोजोक्सोजन वगैरह दिया सकता है। और ये जो हिचकी जो आने का ट्रीटमेंट, कई लोग कहते हैं ट्रीटमेंट है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी संभव ट्रीटमेंट है जिसमें एलोपैथी ड्रग्स यूज़ की जा रहे हैं वो मैं वीडियो लेके आऊँगा। और वैसे तो इसका कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक। इस पर अभी रिसर्च चल रही है। तो पानी पिलाओ, नींबू चटाओ, गहरी गहरी सांसें लेने को बोलो, ठीक हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना दोस्तों, ये थे कुछ आपके चुनिंदा कमेंट्स। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे दोस्त नुमान मेडिसिन चैनल, उनको भी सब्सक्राइब करें, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।